प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, जिसे क्रोनिक सिंपल ग्लोकोमा ऑफ अडल्ट ऑनसेट भी कहा जाता है। तो क्रोनिक सिंपल ग्लोकोमा ऑफ अडल्ट ऑनसेट, इसके क्या टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? इसके टिपिकल फीचर पहला ये होता है, अपन ग्लोकोमा तब बोलते हैं जब ऑप्टिक डिस्क चेंज मिलता है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट मिलता है, और इसमें आईओपी बड़ा हुआ रहेगा। और क्या मिलेगा? ओपन एंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एंगल ओपन होता है, नॉर्मल अपेयरिंग एंगल होता है। तो क्या इसके फीचर हुए? राइज आईओपी रहता है, 21 से ज्यादा अपन राइज बोलते हैं। ओपन नॉर्मल अपेयरिंग एंगल मिलेगा, ऑप्टिक डिस्क चेंज मिलते हैं, कपिंग मिलती है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट मिलता है। अब क्या रिस्क फैक्टर है जिससे ये ओपन एंगल ग्लोकोमा डेवलप हुआ? पहला रिस्क फैक्टर है ओकुलर हाइपरटेंशन। ओकुलर हाइपरटेंशन का मतलब होता है आईओपी बड़ा रहना। तो अगर आईओपी लगातार बढ़ा रहा तो ये एक रिस्क फैक्टर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री इसमें पॉजिटिव होती है। आगे हेरिडिटरी, इसमें इसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। तो पॉलीजेनिक में अपन कुछ जीन की बात करें, जैसे मायोसाइक्लिन जीन, ऑप्टिन्यूरिन जीन और WDR36 जीन से यह एसोसिएट होता है। आगे एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ओपन एंगल ग्लोकोमा का रिस्क बढ़ता जाएगा। ये मोर पाया जाता है 5 से 7 डिकेड ऑफ लाइफ में। रेस की बात की जाए तो ब्लैक में यह ज्यादा पाया जाता है। और मायोपिक जो होते हैं वो प्रीडिस्पोज होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आईबॉल बड़ी होती है, तो इसमें ज्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं ओपन एंगल डेवलप होने के। सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस जो होती है, अगर किसी की सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस ज्यादा होती है तो उसका आईओपी जब मेजर करते हैं तो ज्यादा आता है। जिसकी सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस कम होती है तो उसका आईओपी जब मेजर करते हैं तो कम आता है। तो यदि जिसकी थिकनेस ज्यादा थी, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस, तो उनमें आईओपी ज्यादा आएगा, तो उसमें डायग्नोस जल्दी होगा ओपन एंगल ग्लोकोमा। जबकि जिसकी कॉर्निया थिन है उसमें प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन होगी तो भी वो जल्दी डायग्नोस नहीं होगा। इसीलिए रिस्क कौन है? थिन कॉर्निया एक रिस्क है। आगे सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस, थिन जो रहेगी कॉर्निया वो एक रिस्क फैक्टर है। सिगरेट स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है। आगे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड टॉक्सिकोसिस, इनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड टॉक्सिकोसिस कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, पर इनमें इंक्रीज होता है, इनमें प्रेवलेंस ज्यादा पाया जाता है। रिस्क फैक्टर नहीं है, पर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड टॉक्सिकोसिस में इसका प्रेवलेंस ज्यादा पाया जाता है। आगे है कोर्टिकोस्टेरॉइड रिस्पॉन्सिवनेस। कोर्टिकोस्टेरॉइड रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं तो जिन्हें ओपन एंगल ग्लोकोमा हो या फिर उनके जो ऑफ स्प्रिंग है वो टॉपिकल जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, यदि 6 वीक की थेरेपी दी जाती है तो उनमें ज्यादा वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं और उनमें आईओपी ज्यादा हाई होता है। तो ये होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड रिस्पॉन्सिवनेस। आगे है क्या पैथोजेनेसिस होती है ओपन एंगल ग्लोकोमा की। सबसे पहले क्या होता है, जैसे एज रिलेटेड अपन बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थिकनिंग और स्क्लेरोसिस होती है ट्रेबेकुलर मेसबर्ग में। और साथ ही साथ क्या हो सकता है, अमॉर्फस मटेरियल डिपॉजिट हो गए होंगे कहाँ? जस्ट्राकैनालिकुलर स्पेस में। तो जो आउटफ्लो है वो क्या होगा? वो रुक गया, वो डिक्रीज हुआ। अपन सही बोलें तो डिक्रीज होगा। तो फेलियर टू आउटफ्लो, पंप मैकेनिज्म फेल हो गई, जिससे रिड्यूस एक्वस आउटफ्लो, जिससे आईओपी बढ़ जाता है। और आईओपी बढ़ेगा लंबे टाइम तक, धीरे धीरे आईओपी लगातार बढ़ा रहा तो उससे क्या रहेगा? ऑप्टिक डिस्क चेंज होंगे और विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा। तो ये अपना ग्लोकोमा डेवलप हो जाएगा। आगे क्या सिम्टम रहेंगे? जो ओपन एंगल ग्लोकोमा है वो उसका जो ऑनसेट है वो इंसिडियस होता है, मतलब वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इसमें पता ही नहीं लगता और इसकी जो आई होती है वो मैनेज कर लेती है उसको। तो ज्यादातर केस इसके एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और इसका ऑनसेट इंसिडियस होता है। इसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम मिलते हैं, जैसे हेडेक, आई एक और डिफिकल्टी इन रीडिंग और क्लोज वर्क करने में दिक्कत आएगी। फ्रिक्वेंटली एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि इसमें फ्रिक्वेंट प्रेस बायोपिक ग्लासेस को जो नियर विजन के लिए लगाए थे वो फ्रिक्वेंट चेंज करता है पेशेंट। और ये फ्रिक्वेंट चेंज इन प्रेस बायोपिक ग्लासेस, डिले डार्क अडेप्टेशन टाइम, उसके बाद इसमें स्कीटोमा मिलने लगते हैं। पेशेंट को शुरू में तो कुछ पता ही नहीं लगता है, जब उसका विजन लॉस होना शुरू हो जाता है तब उसको पता लगता है। तो स्कीटोमा बनता है और अंत में ब्लाइंड हो जाएगा। स्कीटोमा बनता है फिर ब्लाइंड हो जाएगा और यहाँ पर जो ब्लाइंडनेस है, परसेप्शन ऑफ लाइट भी यहाँ नेगेटिव होता है। आगे अगर अपन साइन की बात की जाए तो इसमें 3 साइन अपन देखेंगे। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा रहता है, अपन ऑप्टिक डिस्क के साइन देखेंगे, अपन विजुअल फील्ड डिफेक्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे राइज इंट्राओकुलर प्रेशर।
तो इसमें अपन कब बोलते हैं, जब 21 से ज़्यादा हाई होता है तब अपन हाई बोलते हैं। तो शुरू में जो अर्ली स्टेज होगी ओपन एंगल ग्लोकोमा की, तो उसमें डायूरेनल वेरिएशन मिलेगा, मतलब कांस्टेंट हाई इंट्राओकुलर प्रेशर नहीं रहेगा, इसमें क्या वो चेंज करेगा। तो इसलिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं डायूरेनल वेरिएशन टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक दिन का 24 आवर में हर 3 to 4 आवर के बीच अपन आईओपी मेजर करते हैं। यदि जो वेरिएशन है 8 से ज़्यादा आया तो अपन इसको डायग्नोस कर देंगे कि ये ओपन एंगल ग्लोकोमा का केस है। तो ये अर्ली स्टेज में है। तो और जब जो लेट स्टेज होती है उसमें कंटिन्यूअस हाई इंट्राओकुलर प्रेशर रहेगा, 21 से हाई ज़्यादा हमेशा रहेगा, और इसकी रेंज की बात की जाए तो 30 से 45 के बीच ये पाया जाएगा। तो वो तो अपने को पता ही लग जाएगा कि इंट्राओकुलर प्रेशर बड़ा है। जबकि इसमें अपन डायूरेनल वेरिएशन टेस्ट करते हैं तो इंट्राओकुलर प्रेशर बड़ा रहेगा। आगे जाएगा इनिशियल हम क्या करेंगे, नो रिस्क परमानेंट, मतलब नो ट्राइस परमानेंटली रिपीट करेंगे एवरी 3 to 4 आवर में फॉर 24 आवर। अगर 8 mmHg का वेरिएशन आया तो अपन उसको डायग्नोस्टिक है ओपन एंगल ग्लोकोमा के लिए। लेटर स्टेज में लगातार राइस रहेगा और ये 21 से हाई रहेगा और इसकी रेंज 30 से 45 के बीच पाई जाएगी। अब सेकंड अपन देखते हैं ऑप्टिक डिस्क में क्या चेंज मिलेगा। तो ऑप्टिक डिस्क जो है, अगर अपन ये ऑप्टिक डिस्क की अगर अपन बात करें, जैसे ये अपनी नर्व हैगी, ये अपनी है, तो यहाँ अपनी ऑप्टिक डिस्क है, तो इसके अपन चेंज की यदि अपन बात करें तो जो ये अंदर की ओर क्या है, कप है, बाहर क्या है, ये ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क के अंदर ऑप्टिक कर्व है, कप है। तो जो कप डिस्क रेशो है यदि वो बढ़ जाए 0.7 से तो ये पहला चेंज मिलेगा ग्लोकोमा में। दूसरा हमें चेंज मिलेगा जो दोनों आंखों में जो पहला क्या था, कप डिस्क रेशो बढ़ गया है 0.7 से ज्यादा। दूसरा चेंज है दोनों आंखों में जो कप डिस्क रेशो है उसमें एसिमेट्री यदि 0.2 से ज्यादा मिलेगी तो वो अपन वो चेंज मिलेगा। और क्या मिलेगा, डिस्क जो है वो पेलार होने लगेगी। आगे और क्या मिलेगा, स्प्लिंटर हेमरेज मिलेगा। और क्या मिलेगा, फोकल नोचिक मिलती है, लेमिनर डॉट साइन अपने को मिलता है, और साइन ऑफ बायोनेटिंग अपने को मिलती है। और क्या मिलती है, पेरीपेपिलरी बेटा जोन की एट्रोफी मिलती है। ये ऑप्टिक डिस्क के चेंज है। कप डिस्क रेशो बढ़ जाता है 0.7 से, एसिमेट्री मिलती है 0.2 से ज्यादा, बायोनेटिंग साइन, स्प्लिंटर साइन, फोकल नोचिंग, तो ये पेरीपेपिलरी बेटा जोन की एट्रोफी भी मिलती है। आगे अपन देखें, अब तीसरे साइन की अपन बात करते हैं, विजुअल फील्ड डिफेक्ट। जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट में सबसे पहला जो डिफेक्ट शुरू होता है वो है आइसोप्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोप्टर मतलब चारों ओर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा विजुअल फील्ड। दूसरा अपने को मिलता है बेरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, तो ये ब्लाइंड स्पॉट से हट जाएगा, मिल जाएगा इसमें। तीसरा होगा पेरासेंट्रल स्केटोमा, तो ये अपना सेंटर से दूर, मतलब ये पेरासेंट्रल स्केटोमा अपने को मिलेगा। सिडल्स स्केटोमा अपने को मिलेगा, ये सिडल्स स्केटोमा। उसके बाद आर्कुएट, ये बढ़ता जा रहा है। उसके बाद मिलेगा अपने को आर्कुएट, जैसे जेरम्स स्केटोमा कहते हैं, ये अपना जेरम्स। उसके बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे तो डबल आर्कुएट या रिंग स्केटोमा अपने को मिलता है। रिंग स्केटोमा जो स्केटोमा है उससे फिर अपने को विजुअल फील्ड में देख नहीं पाएंगे वहां। तो पहले आइसोप्ट्रिक कॉन्सेक्शन, फिर बेरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, फिर पेरासेंट्रल स्केटोमा, फिर सिडल्स स्केटोमा, फिर आर्कुएट या जेरम्स स्केटोमा, फिर दोनों मिल जाएंगे तो डबल आर्कुएट या रिंग शेप स्केटोमा। फिर बाद में एक नेजल स्टेप, ये अपने को दिख रही है अलग से बड़ा हुआ पार्ट, उसे बोलते हैं रोनीस नेजल स्टेप। फिर बाद में एडवांस ग्लोकोमेटस फील्ड डिफेक्ट मिलता है और लगातार फिर बाद में ट्यूबुलर विजन होता जाता है और फिर बाद में अंत में तो पूरा विजन चला जाएगा और परसेप्शन ऑफ लाइट नेगेटिव रहेगा। तो अपन इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, वैसे तो ये जो डायग्नोसिस है ओपन एंगल ग्लोकोमा के लिए, डायग्नोसिस अपन तब बोलते हैं जब पहला कि जो 3 क्राइटेरिया है, जो इंट्राओकुलर प्रेशर है जो बड़ा रहेगा, दूसरा ऑप्टिक डिस्क चेंज और तीसरा विजुअल फील्ड डिफेक्ट, तो तीनों रहे तो वो तो ओपन एंगल ग्लोकोमा का डायग्नोस्टिक है। लेकिन 2 भी रहे तो भी डायग्नोस्टिक है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि आईओपी हाई है और विजुअल फील्ड डिफेक्ट और ऑप्टिक डिस्क चेंज में से कोई एक भी मिल रहा है तो ये ग्लोकोमा का डायग्नोस्टिक है। तीनों है तो है ही और 2 हैं तो भी है। जैसे राइस इंट्राओकुलर प्रेशर या ऑप्टिक डिस्क का चेंज मिल जाए या फिर विजुअल फील्ड डिफेक्ट मिल जाए तो भी ये डायग्नोस्टिक है ओपन एंगल ग्लोकोमा का। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, आईओपी को चेक करने के लिए अपन टोनोमेट्री करते हैं, अपन सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस नापते हैं, गोनियोस्कोपी से एंगल देखते हैं, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं, प्रोवोकेशन टेस्ट करते हैं, डायूरेनल वेरिएशन टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये प्रोवोकेशन टेस्ट क्या होता है? प्रोवोकेशन टेस्ट जो होता है वो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के लिए किसे परफॉर्म करेंगे, तो जनरली जो पेशेंट होता है वो 8 आवर की फास्टिंग में रहता है। तो 8 आवर की फास्टिंग के बाद हम उसका आईओपी बेसलाइन मेजर कर लेते हैं कि कितना आईओपी आ रहा
रहा है, उसके बाद पेशेंट को 1 लीटर पानी देंगे, वो पिएगा। पानी पीने के बाद 1 घंटे में हम हर 15 मिनट में उसका आईओपी चेक करेंगे। जनरली होता क्या है कि जो प्रेशर है वो 15 से 30 मिनट के बीच मैक्सिमम बढ़ता है, उसके बाद जो प्रेशर कम हो जाता है 1 घंटे के बाद वो अपने नॉर्मल रेंज में आता है। तो ये जो प्रोवोकेशन टेस्ट है, ऐसा माना जाता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उस पर जो ग्लूकोमेटास आई है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है। तो हम दोनों आंखों में अपन प्रेशर नोट करेंगे, और यदि जो वेरिएशन है वो 8 mmHg से ज्यादा आया, किसी भी उसमें जो वेरिएशन है वो 8 mmHg से ज्यादा आया, तो ये डायग्नोस्टिक है किसका? प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा का। तो ये प्रोवोकेशन टेस्ट हो गया। उसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्या दिया जाता है? मेडिकल थेरेपी दी जाती है। मेडिकल थेरेपी में हम ड्रग देंगे। ड्रग वो देंगे, 2 तरह की ड्रग देंगे, एक जो आउटफ्लो को बढ़ाएंगी, एक जो एक्वोसिंथेसिस को कम करेगी। एक्वोसिंथेसिस को कम करने वाली क्या हो सकती है? बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। एक्को जैसे टिमोलोल को दे दिया तो वो एक्वोसिंथेसिस को कम करेगी। और क्या दे सकते हैं अपन? बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं एक्वोसिंथेसिस को कम करने के लिए। और कौन से होते हैं? कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे सकते हैं। हम आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दे सकते हैं। और क्या देख सकते हैं? एड्रिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं। और हम हाइपर ज़्यादा बहुत ही हाई इंट्राओकुलर प्रेशर है तो इंट्रावीनस मैनिटोल दे सकते हैं। तो ये मेडिकल थेरेपी होगी जिसमें आईओपी को कम किया जाएगा। उसके बाद है ट्रेबेकुलेक्टोमी। अगर इससे ठीक नहीं हो रहा मेडिकल से तो हम ट्रेबेकुलेक्टोमी करते हैं आर्गन लेजर से या फिर डायोड लेजर से अपन ट्रेबेकुलोप्लास्टी करते हैं। और अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो हम सर्जरी करेंगे, फिल्ट्रेशन सर्जरी की जाती है जिसमें ट्रेबेकुलेक्टोमी की जाती है। तो ये हो गया अपना मैनेजमेंट। तो हमने ये देखा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, और उसके अपन ने देखे कि क्या फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या पैथोजेनेसिस है, उसकी सिम्टम क्या होते हैं, और साइन क्या क्या होते हैं अपन ने देखा। इंट्राओकुलर प्रेशर, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, विजुअल फील्ड इफेक्ट, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे बनाते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो हमने कंप्लीट करा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। थैंक यू।